आपका स्वागत है। मैं हूं ममता बघेल। चलिए बात करते हैं खबरों की। हरियाणा प्रदेश में फरीदाबाद और गुरुग्राम दो ऐसे जिले हैं जिनमें कोरोना मरीजों का रिकॉर्ड बढ़ता ही जा रहा है। ऐसे कोरोना काल में प्रदेश सरकार ने हरियाणा रोडवेज को दिशा निर्देश दे दिए हैं कि अब बसें पूरी सवारियां भरकर चलेंगी, यानी अब सोशल डिस्टेंसिंग की पालना हरियाणा रोडवेज की बसों में नहीं होगी। कोरोना काल में सरकार का ये फैसला बस यात्रियों के लिए खतरे की घंटी नजर आता है। हरियाणा रोडवेज की बसों में यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए कोरोना के चक्कर में सरकार ने बसों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने का आदेश दिया हुआ था, जिससे बसों में यात्री कम मिलते थे और हरियाणा रोडवेज को इसका लगातार घाटा हो रहा था। बसों की संख्या कम होने और उसमें सवार यात्रियों की संख्या कम होने के कारण हरियाणा सरकार ने अपने आदेशों में ये कहा है कि हरियाणा रोडवेज की बसें अब यात्रियों को फुल कैपेसिटी में लेकर चलेंगी। वो तो ऐसा है ना जी, गाड़ी को सैनिटाइज करके भेज रहे हैं और वो चेक करके भेज रहे हैं सवारी को। हाँ, मशीन से चेक करके वो भेज रहे हैं। और क्या क्या सुविधा है सवारियों के लिए? भाई सुविधा ये है कि मास्क पहनना बहुत ज़रूरी है। हाँ, जो भी हमारे कंडक्टर ड्राइवर को हमने आदेश दिए हुए हैं, अगर मास्क नहीं है किसी पे पैसेंजर पर तो उसे गाड़ी। गुड़गांव जा रहे हैं। प्राइवेट बस में क्यों जा रहे हैं? गवर्नमेंट बसें जो भी थी अभी तक टाइमिंग से नहीं चल रही थी, या पैसेंजर कम होने की वजह से नहीं जा रही थी, या लेट जा रही थी। प्राइवेट बस उनका किराया अधिक है लेकिन टाइम से पहुंचा रही हैं। टाइम से पहुंचा रही हैं। तो सरकार ने आदेश कर दिया है कि जो हरियाणा रोडवेज की बस में सोशल डिस्टेंस का पालन होता था, अब वो पालन नहीं किया जाएगा और फुल भरकर बस चलेगी। इससे यात्रियों की बात करें तो यात्रियों को इसका कितना बेनिफिट? लेकिन गुड़गांव और आगरा का तो रूट ही अलग है, कैसे जाओगे आप? सर मैं आगरा नहीं जाना, गुड़गांव जाना। हम अभी फ़िलहाल यहीं रह रहे हैं। गुड़गांव कुछ काम से जा रहे हैं। कैसे जाओगे? हरियाणा रोडवेज में या प्राइवेट बस में? सर अभी तक तो हरियाणा रोडवेज का कोई टाइमिंग ही नहीं थी, काफ़ी लेट चलती थी। अगर टाइमिंग से चलने लगी तो रोडवेज में जाएंगे। लेकिन सरकार ने आदेश कर दिया है अब बसों में पूरी तरह बसें मिलेंगी, जो समय निर्धारित पहले था उसी टाइम पर। जब बात करते हैं अगली खबर की, 8 अगस्त को फरीदाबाद के दौरे पर रहेंगे हरियाणा के सीएम मनोहर लाल। बल्लभगढ़ रोड चंदावली की तैयारियों को लेकर प्रशासनिक अधिकारी और बीजेपी कार्यकर्ताओं में जोर शोर से लगे हुए हैं। वहीं हरियाणा कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा के बड़े भाई टिप्पण शर्मा बल्लभगढ़ स्थित राजकीय उच्च वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय पर तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे। फरीदाबाद 8 अगस्त को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल फरीदाबाद दौरे पर रहेंगे। इस मौके पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल फरीदाबाद के बल्लभगढ़ स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय का उद्घाटन करेंगे। साथ ही प्रतला विधानसभा क्षेत्र चंदावली गांव में समाज पार्क का उद्घाटन करेंगे और उसके बाद अधिकारियों के साथ बैठक लेंगे। मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। इसी कड़ी में हरियाणा के कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा के बड़े भाई टिप्पण शर्मा ने बल्लभगढ़ राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पर तैयारियों का जायजा लिया। इस मौके पर मंत्री के बड़े भाई टिप्पण शर्मा ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया कि स्कूल सभी सुविधाओं से लैस होगा और अब छात्रों को उच्च स्तर की शिक्षा प्राप्त करने में आसानी होगी। स्कूल की जो तैयारी चल रही है, कल माननीय मुख्यमंत्री जी को 10 बजे आना है बल्लभगढ़ में। एक बहुत भव्य इमारत बल्लभगढ़ में, क्या हरियाणा में एक मॉडर्न स्कूल के नाम से रखा जा रहा है। सारी सुविधाओं से लैस वो सब तैयारी पूरी हो चुकी हैं। कल इंतज़ार है हमें अपने राजा का, वो अपने हाथ से कर कमलों से बल्लभगढ़ के लोगों को इस बिल्डिंग को समर्पित। बजे पहले रेस्ट हाउस बल्लभगढ़ आएंगे, सबसे दिल्ली से सीधे बाई रोड। उसके बाद स्कूल पे आएंगे, स्कूल को इनॉग्रेशन करके फिर मोहना रोड से होते हुए एक कार्यक्रम चंदावली का है। चंदावली में एक पार्क का भी है, गेट का भी है। उसके बाद फरीदाबाद में एक मशीन का उद्घाटन करना है। हमारे नरेंद्र गुप्ता जी विधायक हैं वहाँ के। उसके बाद सरकारी अधिकारी। चलिए बात करते हैं पलवल की। भतीन विधानसभा के गांव सापनकी में गंदगी का अंबार लगा हुआ है। गांव की सभी रास्तों में घरों का गंदा पानी एकत्रित है। इसी के चलते जगह जगह कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। यहाँ तक गांव के सरपंच ने खुद शिक्षा के मंदिर के कमरों में पशुओं का चारा भरा हुआ है। हतीन के गांव सापनकी में विकास कार्य को देखा जाए तो हालात केवल ढाक के 3 पात वाले हैं। गांव में जगह जगह गंदगी के ढेर लगे होने व गलियों में गंदे पानी का जमावड़ा गांव की हालत खुद बयां करता है। ग्रामीणों का कहना है कि सरपंच के पिछले 5 वर्ष के कार्यकाल को देखा जाए तो हालत ज्यों की त्यों बने हुए हैं।
गांव की गलियों की हालत इतनी खस्ता है कि किसी वाहन का तो क्या बल्कि पैदल आदमी का निकलना भी जोखिम भरा हुआ है। ग्रामीणों ने बताया कि सरपंच ने गांव के स्कूल के कमरों में पशुओं का चारा भर रखा है। ग्राम पंचायत भवन में अपने कब्जा कर उसे सिलाई सेंटर का रूप दे रखा है। गंदगी के ढेर व गंदे पानी से ग्रामीणों का मौसमी बीमारी फैलने का खतरा सता रहा है। समस्या को लेकर जब गांव के सरपंच से बात की जाती है तो वह एक घिसा पिटा जवाब रहता है कि जल्द समस्या का समाधान करा दिया जाएगा। विकास मुख्य रूल से ये करे हैं जी, जो भी काम करो या पहले नंबर तो अपने घर को करो, दूसरे गरीब आदमी के आज तक ना सोची। ये एक मकान है भतीजे को 4 फुट रास्ते में आ रहा, ये 11 फुट की दगड़ी सूद जंगल की, और स्कूल के पीछे मकान रास्ता जा रहा है। बोर्ड कहाँ करवाया तो परला मूल्य में करवाया सर। ये जो हमारा मूल्य की बस्ती है 350 घरों की बस्ती है सर, और ये देख लो ये तन्ना सा खड्डा, इस 350 बस्ती का पानी इसमें ही आता है, इसमें नहीं आता जब घरों में जाता है, और पाँच जो रास्ते बने हुए हैं उनमें रुक जाता है, और कम से कम भी घंटे 1.5 फुट पानी खड़ा हो जाता है गाँव में। ऐसा जी 1 किलोमीटर का रास्ता था, घर रोड लिंक होता जी, वह बनाया था बेड डबल फ्रेम हुआ था, फिर कॉलोनी का रास्ता बना बेड, और शमशान घाट की बाउंड्री करे उस पर अवैध कब्जा था। उसके बाद पंचायत भवन बनवाया था जी, उसके बाद जो छोटे मोटे रास्ते गाँव के बनाए थे, जितने आता था उसको बनाया। लेकिन गांव वालों को यही आरोप है कि सरपंच ने कोई विकास कार्य नहीं कराए। सरपंच ने अपने भैंस पशुओं का चारा सरकारी बिल्डिंग में भरा हुआ है, इसमें आपका क्या कहना है? चालू नहीं थी वही पढ़ा जी। तो पंचायत भवन में भी देखा गया है कि वहाँ सिलाई मशीनें लगी हुई हैं भतीजे की, मास्क के लिए कि हमने चालू करवाया था जी गांव के जो। चलो बात करते हैं फिर से पलवल की। यूपीएससी का रिजल्ट घोषित होने के बाद देश भर में चौथा स्थान हासिल करने वाले पलवल के हिमांशु जैन से बीवीएम न्यूज के संवाददाता नितिन शर्मा ने खास बातचीत में जाने उनके जीवन के अनकहे पहलू। प्रयास जहां किया जाता है वहीं सफलता मिलती है। जी हां, हम बात कर रहे हैं यूपीएससी के रिजल्ट की, जहां पर लगातार आत्मनिर्भर बनने के बाद एक बड़ा प्रयास किया गया, और वहीं पलवल के लाडले ने देश भर में चौथा स्थान हासिल कर इस जिले का नाम रोशन किया है। जी हां, हिमांशु जैन जीता जागता नाम और युवाओं के एक सबसे बड़े आइडल बन के उभरे। हिमांशु जैन से आज हम मौजूद हैं उनसे एक टिक टैक करने के लिए, क्योंकि लगातार क्षेत्र में बड़ी बड़ी चर्चाएं की गई, और जब से रिजल्ट आया है तो हिमांशु जैन एक ऐसा व्यक्तित्व, युवाओं का चेहरा उभरा है जो युवाओं के आइडल बन गए हैं। हिमांशु जी, आपका स्वागत है। हिमांशु जी, अगर हम बात करें आपके इस कैरियर की, इस सफ़रनामा की, तो क्या आपको बदलाव देखने को मिला और कहाँ से ये शुरुआत मिली? शुरुआत तो स्कूल से ही हो जाती है। स्कूल में जैसे हमें पढ़ाया जाता है, जैसे हम खुद पढ़ते हैं, जैसी मेहनत हम करते हैं, उससे हमारी आगे की ज़िंदगी का सफ़र तय होता है। स्कूल के बाद कॉलेज में अलग अलग अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, अलग अलग डाइवर्स एनवायरनमेंट्स मिलते हैं, जिसमें हमें मौके मिलते हैं कि हम अपनी जो काबिलियत है उसको आजमाएं। पर कॉलेज ख़त्म होने के बाद एक मौका आता है जिसमें हमें खुद को डिसाइड करना होता है कि हमें अपनी लाइफ के साथ क्या करना है। तो मैंने उसी पल में डिसाइड किया था कि मुझे यूपीएससी में के पेपर को क्रैक करना है, और जिससे मैं आईएएस ऑफिसर बन पाऊँ। तो वहीं से मेरी जर्नी की शुरुआत हुई थी। तो मैंने कॉलेज के बाद यूपीएससी की पढ़ाई की थी, और मैंने पेपर देके रैंक 4 प्राप्त की। अगर मैं बात करूं आपके रिज़ल्ट आने की, जो आपका वो समय था जिसमें आपका रिज़ल्ट डिक्लेयर किया, तो आपको कैसा लगा और परिवार का क्या माहौल था? जी, रिज़ल्ट जिस समय डिक्लेयर हुआ था उस समय थोड़ा परिवार में माहौल ठीक नहीं था, पर एक खुशी की खबर आई थी कि मेरे जो फादर हैं वो काफ़ी टाइम से हॉस्पिटल में थे, 20-22 दिन से, तो उनको डिस्चार्ज मिल गया था। तो ये खुशी की खबर के साथ साथ ही जैसे 10 बजे डॉक्टर जी ने छुट्टी लिखी थी, तो 12 बजे रिज़ल्ट आ गया था। और जैसे ही मुझे रिज़ल्ट पता चला, मैं 15 मिनट तो मुझे खुद बैठ के समझने में लगी कि ऐसा हो चुका है। पर फिर उसके बाद मैं जब अपने माँ बाप के पास गया कमरे में, तो मैंने उनको रिज़ल्ट बताया, और आधी बीमारी तो मेरे पिताजी की तभी ख़त्म हो गई थी, और उसके बाद तो खुशी की लहर थी जो कि अभी तक नहीं थमी है। क्या ऐसा बदलाव देखने को मिलेगा आपके इस करियर में? लगातार युवाओं की बात करें, आपके विकास कार्य जो यानी कि आप आगे अपना करियर स्टार्ट करेंगे, तो उसमें क्या कुछ नया बदलाव परिवार के साथ देखने को मिलेगा कि आपके जीवन में नया बदलाव होगा?
जी, परिवार में जो बदलाव आएगा या जीवन में बदलाव आएगा वो तो अभी कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। हम सिर्फ अज्यूम कर सकते हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा। हो सकता है कि अगर पोस्टिंग हरियाणा में ही हो जाए तो अपने क्षेत्र के लिए, अपने राज्य के लिए कुछ काम करने का मौका मिले, और काम करने का मौका मिलेगा तो अवश्य ही जो है जो हरियाणा राज्य की जो परेशानियां हैं उन्हें दूर करने की कोशिश करेंगे। क्या मैसेज आप देना चाहेंगे युवाओं को अपने इस रिजल्ट के आने के बाद? युवाओं को मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि प्रयास से ही सफलता है। अगर प्रयास करते रहेंगे तो सफलता आपके पास आती रहेगी। कभी हार नहीं माननी चाहिए, नकारात्मक सोच से दूर रहना चाहिए, और जो नकारात्मक सोच और नकारात्मक लोगों से भी दूर रहना चाहिए, क्योंकि लोगों का काम आना है और जाना है। उसके बाद लोगों का काम है बोलना, पर अगर हम लोगों के कहने से चलेंगे तो अपना जीवन कभी भी सुखी होकर नहीं जी। जैसा कि आपने देखा कि हमारे साथ मौजूद थे देश में चौथा स्थान हासिल करने वाले हिमांशु जैन। उनका साफ कहना है कि नकारात्मक सोच कभी भी व्यक्ति को आगे नहीं बढ़ने देती है। हमेशा पॉजिटिव सोच के साथ, पॉजिटिव व्यूज़ के साथ आगे बढ़ें और अपने परिवार की जो भी चीज़ें हैं उनको मानकर आगे बढ़ें तो वो भी सफलता की सीढ़ी पा लेते हैं। कैमरामैन करतार के साथ नितिन शर्मा, BVN न्यूज़। चलिए बात करते हैं गुरुग्राम की। गुरुग्राम में नगर निगम की तरफ से प्रॉपर्टी टैक्स वसूल करने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इसी प्रयास के आधार पर नगर निगम की तरफ से 123 करोड़ रुपए वसूल किए गए हैं। गुरुग्राम में प्रॉपर्टी टैक्स वसूलने को लेकर निगम कमिश्नर की तरफ से सभी जोन के अधिकारियों को आदेश जारी कर दिए गए थे कि ऐसे लोगों की लिस्ट तैयार की जाए जो प्रॉपर्टी टैक्स नहीं भर रहे हैं। उनकी लिस्ट तैयार करने के बाद ऐसे लोगों से प्रॉपर्टी टैक्स वसूल किया जाए। वहीं इसके अलावा निगम की तरफ से ऐसे लोगों को डिस्काउंट भी दिया गया। उसके बाद लॉकडाउन के दौरान ही नगर निगम ने बड़ी रकम वसूल की। वहीं 4 जोन में अब तक 123 करोड़ रुपए वसूल किया गया है। गुरुग्राम में इस दौरान जो 31 जुलाई तक हमारा 123 करोड़ रुपया जमा हुआ है। 123 करोड़ रुपया इस समय में, जब कोविड महामारी का टाइम है, एक अच्छी रकम है जो हमारे पास आई है। लेकिन अब भी बहुत लोग चूक गए जो इस बात का फ़ायदा उठा सकते थे कि सरकार ने कोविड टाइम में आपको स्पेशल छूट दी है, आपको एक मौका दिया है कि आप अपना पुराना एरियर पूरा का पूरा जमा कराओ बिना किसी ब्याज के। और 2010 से 16 तक का जो एरियर है उस पर 25% की और ज़्यादा छूट भी दी हुई है। आपको 25% और भी मूल में भी कम पैसा जमा कराना है। उसमें अब भी बहुत सारे लोग रह गए हैं, वो इसका फ़ायदा उठा सकते हैं जिन्होंने नहीं उठाया। सिर्फ 22 दिन बचे हैं। सरकार की इस जो छूट है इसका पूरा फायदा उठाओ। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। बांदा जिले के राजकीय मेडिकल कॉलेज का वीडियो काफी वायरल हो रहा है, जिसमें मेडिकल कॉलेज में कार्यरत फार्मासिस्ट और वार्ड बॉय का है, जिसमें एक महिला दोनों से उठक बैठक कराकर और मुर्गा बनाकर सजा दे रही है। दरअसल पूरा मामला राजकीय मेडिकल कॉलेज का है, जहां पर एक कोरोना पीड़ित महिला भर्ती थी। वहीं कार्यरत फार्मासिस्ट और वार्ड बॉय दोनों ने उस महिला के साथ छेड़खानी कर दी, जिस कारण नाराज महिला ने जमकर हंगामा काटा, जिस कारण वहां मौजूद बाकी कर्मचारी और मरीज भी इकट्ठा हो गए। दोनों को पकड़ लिया गया और फिर महिला ने दोनों को सजा के तौर पर उठक बैठक करवाते और मुर्गा बनाते तथा साथ ही दोनों को आपस में एक दूसरे को तमाचा मरवाते वीडियो भी बनाई है। वीडियो वायरल होने के बाद से कॉलेज में हड़कंप मचा हुआ है। वीडियो वायरल हो रहा है, यहाँ से क्या है पूरा मामला? ये वीडियो हमें आप ही जैसे कुछ जर्नलिस्ट ने भेजा है, मैंने देखा है उसको। उसमें हमारे हॉस्पिटल का पार्ट आइडेंटिफाई हो रहा है और कुछ लोगों को मैं पहचानता भी हूँ, लेकिन इसकी मुझे कोई सूचना नहीं दी गई है, ना कोई मेरे पास लिखित में कंप्लेन है। और प्राइमा फेसी ऐसा लगता है कि कुछ वैसा इशू है जो प्राइवेसी मैटर से रिलेटेड होता है, जिसमें निजता का अधिकार आता है। इस पर एक्ट भी बना हुआ है सेंट्रल गवर्नमेंट का, और उसमें हम लोगों के हर इंस्टीट्यूट में कमेटी बनी हुई है। तो हमें जैसे ये इन्फॉर्मेशन मिली आप लोगों के थ्रू, हम अपनी एक इंक्वायरी करा रहे हैं। वो इंक्वायरी क्योंकि कॉन्फिडेंशियल होती है, क्योंकि कंप्लेनेंट कोई भी नहीं है और उसकी आइडेंटिटी भी नहीं डिस्क्लोज होनी चाहिए। चलिए मैं बात करते हैं अगली खबर की। यमुनानगर एंटी व्हीकल थेफ्ट सेल की टीम ने बाइक चोरी की 3 मामलों को सुलझाते हुए एक आरोपी सनवर को गिरफ्तार किया है। आरोपी से पूछताछ में 3 चोरी की वारदातों का खुलासा हुआ है। आरोपी को कोर्ट में पेश कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। सेल के इंचार्ज रमेश राणा ने बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि बाइक चोरी के मामले में पानीपत जेल में आरोपी बंद है। उनकी टीम ने आरोपी गांव
झंझोला निवासी सनवर को कोर्ट में पेश कर प्रोटेक्शन रिमांड पर लिया, जहां से उसे 2 दिन के रिमांड पर लिया गया। उत्तर प्रदेश के जिला शामली के गांव झंझोला निवासी सनवर ने यमुनानगर जिले के 3 बाइक चोरी की वारदातों का खुलासा किया। आरोपी को कोर्ट में पेश कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। सनवर वासी झंझोला डिस्ट्रिक्ट शामली यूपी को अदालत से 2 दिन की पुलिस रिमांड पर लिया गया था। प्रोटेक्शन वारंट के अदालत में पेश हुआ था। पुलिस रिमांड के दौरान इसने अपने गांव झंझोला से अपने रिहायशी मकान के अंदर से 3 मोटरसाइकिलें चोरीशुदा बरामद करवाई। जो तीनों मोटरसाइकिलें थाना शहर यमुनानगर की अलग अलग जगह से और अलग अलग तारीखों से चोरी हो पाई गई। BVM न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए BVM न्यूज। नमस्कार।